सभी को नमस्कार। संस्कृत गज़ल की विकास यात्रा के 2 पड़ावों पर पिछले 2 व्याख्यानों में इस चैनल पर मैंने चर्चा की है और किस प्रकार भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे बड़े कवियों के द्वारा संस्कृत गज़ल की बेहतरीन शुरुआत हुई, सुंदर समारंभ हुआ पहले पड़ाव में, और उसके पश्चात दूसरे पड़ाव में पंडित बच्चूलाल अवस्थी, जगन्नाथ पाठक, रमाकांत शुक्ल, पुष्पा दीक्षित, अभिराज राजेंद्र मिश्र, हर्षदेव माधव, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, महाराज दीन पांडे और एक नाम मेरा भी, इन रचनाकारों ने संस्कृत गज़ल को दूसरे आयाम दिए। पहले पड़ाव में जो रचनाकार हैं उनमें से भट्ट मथुरानाथ शास्त्री तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुए थे। उनका सारा लेखन ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का है। जानकी वल्लभ शास्त्री भी संस्कृत में कम से कम जितना उनका लेखन है वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत पहले का है, लगभग 3 दशक पहले का है। दूसरे दौर में दूसरे पड़ाव पर जो रचनाकार हैं उनमें से कुछ का जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हुआ, कुछ साल पहले हुआ या 2-3 दशक पहले भी हुआ हो, और कुछ का जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। पर उन सभी का संस्कृत में जो रचना का काल है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है। इस दृष्टि से कुछ अंतर आ जाता है, स्थितियां बदल गई हैं, और जो एक स्वातंत्र्य भावना, संघर्ष की भावना जानकी वल्लभ शास्त्री के गीतों में, गज़लों में हम देखते हैं, वो नए भारत की नई स्थितियों के संदर्भ में वो संदर्भ दूसरा उसका हो जाता है इन रचनाकारों में जो दूसरे दौर के गज़लकार हैं। इसी दूसरे पड़ाव में ही इच्छाराम द्विवेदी, जनार्दन पांडे, मणि आदि कवि भी आते हैं। उन पर चर्चा मैं नहीं कर सका। इनकी गज़लें सुंदर हैं, भाषा सुंदर है, भाषा की सफाई और गज़ल का सौंदर्य है, परंपरा का निर्वाह अधिक है। विषय वस्तु की दृष्टि से, परिकल्पनाओं की दृष्टि से, बिंब विधान की दृष्टि से नवीनता नहीं है, कोई नया आख्यान गढ़ा हो ऐसा नहीं लगता। निर्वाह तो है और सातत्य है गज़ल का। पहले पड़ाव की चर्चा आरंभ करते हुए मैंने गज़ल के संविधान पर बात की थी और यह कहा था कि गज़ल में शेर होते हैं और मिसरा होता है, मक्ता होता है, रदीफ और काफ़िये होते हैं। शेर को हम द्विपदी कह सकते हैं। पहला शेर मतला, आरंभिका उसको कह सकते हैं। बाद के शेर मिसरा, उसको मध्यिका कह सकते हैं उनको, और अंतिम शेर मक्ता, अंतिम द्विपदी उसको कह सकते हैं। रदीफ और काफ़िये के लिए संस्कृत में, हिंदी में क्या शब्द होंगे इस पर चर्चा छूट गई। महाराज दीन पांडे ने रदीफ के लिए अनुसरह और काफ़िये के लिए सरूपह, ये एक शब्द इन दोनों के लिए उन्होंने दिया है और अपनी गज़ल में ही उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ तलखी के साथ में, कुछ ताना कसते हुए ये गज़ल उन्होंने लिखी है उन कवियों पर जो गज़ल के साथ में मनमानी कर रहे हैं, छूट उससे ले रहे हैं। कदाचित उनके लिए ये कटाक्ष है। रदीफ काफ़ियेति स्वरूपानुसर वर्जम, गज़ल महम तो वयामीति माम कह कामा। रदीफ और काफ़िया जिनको कहा जाता है और हमारी भाषा में स्वरूप और अनुसर है, उनको धता बताकर, उनको छोड़कर मैं अपनी गज़ल खुद बुनता हूँ, मेरी यही आज़ादी है। कवि रतंत्रोस्मि नाव मंबुदौ मरौ किम वा,
क्वचित प्रसह्य नयामीति मामकः कामः। मैं स्वतंत्र कवि हूँ, मैं अपनी नाव चाहे सागर में खेऊं, चाहे रेगिस्तान में उसको मैं जबरदस्ती आगे ले जाऊं, ये मेरी आज़ादी, ऐसा वे कहते हैं। तो ये दो एक बातें छूट गई थी। उनके बाद हम तीसरे दौर के जो कवि हैं उन पर बात करेंगे। जो गज़ल का तीसरा दौर है, जिसमें वो कवि हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए। आज़ादी के भी काफ़ी बाद में इनका जन्म हुआ, अधिकांश का आज़ादी के 2 दशक बाद, कम से कम 1 दशक बाद इन कवियों का जन्म हुआ है। सभी युवा कवि हैं और बहुत प्रतिभाशाली भी हैं। नए प्रयोग भी ये बहुत कर रहे हैं संस्कृत में। परंपरा का निर्वाह भी है, भाषा की समृद्धि है। इनमें बलराम शुक्ल, प्रवीण पंड्या, कौशल तिवारी, राजकुमार शुक्ल, अरविंद तिवारी और ऋषिराज जानी के नाम लिए जा सकते हैं। पहले पड़ाव पर जो रचनाकार हैं उनमें फारसी और उर्दू का गहरा संस्कार है, छंदों की बड़ी अचूक पकड़ है। दूसरे पड़ाव पर भी जो बड़े कवि हैं, पंडित बच्चूलाल अवस्थी, जगन्नाथ पाठक, उनमें भी ये बात हम देखते हैं कि फारसी काव्य की अच्छी गहरी समझ और उर्दू कविता, उर्दू गज़ल का संस्कार, गहरा संस्कार वो उनमें बना हुआ है। तीसरे पड़ाव में आकर ऐसा लगता है कि फारसी और उर्दू के जो छंदों के संस्कार हैं वो कुछ कुछ धूमिल होते हैं। इनमें से कुछ कवियों को फारसी उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान भी नहीं है, कुछ अपवाद हैं, कुछ तो ज़बरदस्त अपवाद हैं। लेकिन वो नई पीढ़ी है जिसमें कि वो सब तहजीब जो फारसी गज़ल उर्दू की थी वो उसके कुछ आगे चली गई है। और दूसरे पड़ाव में जो कवि थे उनमें महाराजेंद्र पांडे तो बहुत कड़ाई से आग्रह करते हैं कि मूल जो परंपरा है उससे विच्छिन्न नहीं किया जा सकता है गज़ल को, और फारस और अरब से चल कर के जो गज़ल आई है उसी में हम रचे बसे रहेंगे। लेकिन तीसरे पड़ाव में कहीं ये बात आती है कि संस्कृत गज़ल को अपनी धरती पर प्रतिष्ठित होना है और जो विदेश है उसी की तरफ क्यों हमारी गज़ल देखती रहे, और संस्कृत की अपनी गज़ल हो। ये भी एक बात आती है क्योंकि हमारा अपना बहुत संपन्न छंदो विधान भी है, लोक भाषा के भी हमारे छंद हैं। तो हम रदीफ़ और काफ़िये का निर्वाह करते हैं और नए विषय भी लाते हैं, और कहीं कुछ छूट हम जो कड़ा अनुशासन है उससे कहीं कहीं ले भी लेते हैं। ये कहीं कहीं ऐसा हमको जो नए रचनाकारों की गज़लें हैं उनको पढ़ते हुए लगता है। एक बात और इस तीसरे दौर में हम देखते हैं कि जैसा मैंने कहा, पहले और दूसरे दौर पर, पहले और दूसरे चरण जो हैं संस्कृत गज़ल की विकास यात्रा के, उन पर बात करते हुए कि कदाचित, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कदाचित राजेंद्र मिश्र को छोड़ करके ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने कि स्वतंत्र रूप से संस्कृत में लिखी अपनी गज़लों के संकलन भी प्रकाशित किए हों। राजेंद्र मिश्र के तो कई संकलन संस्कृत गज़लों के अलग से भी छपे। शेष कवियों ने अपने काव्य संग्रहों में ही गज़लें अपनी समेट ली हैं। लेकिन तीसरे दौर में जो रचनाकार हैं उनमें कम से कम 2 ऐसे हैं, राजकुमार मिश्र कुमार और अरविंद तिवारी, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से संस्कृत में अपनी गज़लों के संकलन भी प्रकाशित किए। और यह एक अच्छा लक्षण है कि गज़ल को कुछ अहमियत और अधिक मिल रही है, स्वतंत्र संग्रह उसके अधिक आ रहे हैं पहले की बजाय। इसके साथ ही हम चर्चा आरंभ तीसरे दौर के, तीसरे पड़ाव के रचनाकारों पर करते हैं। राजकुमार मिश्र कुमार, जिनके लिए मैंने कहा कि उन्होंने संस्कृत में स्वतंत्र रूप से अपनी गज़लों का संकलन भी प्रकाशित किया, बड़ी संख्या में इन्होंने गज़लें लिखी हैं। इनके अन्य संकलनों में भी गज़लें आई हैं, पत्रिकाओं में भी इनकी बहुत गज़लें छपती रही हैं। साहित्य अकादमी के युवा साहित्यकार पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। अभिज्ञानम नाम से 2020 में इनकी गज़लों का संकलन प्रकाशित हुआ है। विट और ह्यूमर, नर्मोक्ति, व्यंग्योक्ति, ये बहुत इनकी गज़लों में आती है, और विडंबनाएं और पैरोडी भी कहीं कहीं ये करते हैं। युग की विभीषिका को ये चित्रित करते हैं अपनी गज़लों में। न विद्युत प्रकाशो ग्रहे निर्धनानाम
न विद्युत प्रकाशो ग्रहे निर्धनानां समुद्घोष्यते माम को भाति देश। ये थोड़ी सी पैरोडी भी करते हैं, विडंबना भी बताते हैं। गरीबों के घर में बिजली की चमक नहीं है और कवि घोषित कर रहा है कि चमक रहा है मेरा देश, भांति माम को देशा, ऐसा कवि खूब राष्ट्रगीत लिखते हुए कह रहा है। ये एक गज़ल में वो कहते हैं। आधुनिक जीवन की विडंबनाएं मार्मिक रूप से अपनी कुछ गज़ल गीतियों में उन्होंने उघाड़ी हैं। अच्छे बंद हैं कुछ गज़लों में। व्यस्ता धनार्जनार्थम पुत्रः समे विदेशे एकाकिनो रुदन्तस्ताताश्च जीर्णगात्रा। ये अच्छा रदीफ गात्रा दीर्घ त्राकार का इस पूरी गज़ल में इन्होंने निभाया। और उसमें एक बंद ये है, एक शेर यह है। व्यस्ता धनार्जनार्थम पुत्रः समे विदेशे एकाकिनो रुदन्तस्ताताश्च जीर्णगात्रा। सारे बेटे विदेश चले गए और वहाँ रुपया वो बटोर रहे हैं। एकाकी रो रहे हैं माँ बाप और बुढ़ाते चले जा रहे हैं। विदेशी सभ्यता की जो चकाचौंध है उसमें भटक गया है कहीं आज का युवा। संस्कारों से वह अपने च्युत हो गया है। इन सब परिस्थितियों का चित्रण राजकुमार मिश्र अपनी गज़लों में करते हैं। इमेजरी कहीं कहीं अच्छी गूंथते हैं। एक मछली का बिंब अनेक संस्कृत कवियों ने लिया है। रहीम के मार्मिक दोहे में पच्छ रहित मीन दीन मीन मीन पच्छ के कहु रहीम कहाँ जाए, उन्होंने कहा है। उसी पर आपे दिरेम्बर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयंत और मीनोनु हंत कतमाम दिशमभ्युपैतु, ऐसा उन्होंने कहा है। मार्मिक श्लोक उन्होंने भी लिखा बिहारी के उसी दोहे की छाया लेकर, क्योंकि बिहारी पहले हो चुके थे। तो ये इमेजरी मीन की मछली की जो उड़ नहीं सकती है, उसके पंख नहीं है और एक कीचड़ भरे पोखर में फंस गई है, उसकी उपमा या अप्रस्तुत विधान लेते हुए राजकुमार मिश्र ने भी गज़ल में एक बंद रचा है। समीनः पल्वले स्थातुं क्षमस्यात् किन्तु हा तस्य जलेषु स्वच्छतां द्रष्टुं व्यतीतं वर्षतो वर्षम। वो मछली अकेली रह लेती पलवल या पोखर में, छोटे से पोखर में, लेकिन पानी कब साफ हो गए इंतज़ार करते करते उसके वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो ये एक नया विचार उसमें वो लाते हैं। जो प्रदूषण की समस्या है, विकट विकराल समस्या है, उसमें तड़पती हुई मछली का बिंब उसमें डाल करके अगले कवि, बहुत प्रतिभाशाली कवि भी और चिंतक, हमारे समय के अच्छे विचारक प्रवीण पंड्या हैं और उनके अनेक काव्य संकलन छपे हैं। ज्योतिर्ज्वालनम 2003 में आया, उद्बाहु अमनता 2006 में आया, जीवातुरस माध्विकम आया 2010 में। उसके बाद अधरोत्तमा रणी उनका आया। अधरोत्तमा रणी में उनकी कुछ गज़लें भी हैं। तेजस्विता और साहसिकता के, निर्भीकता के नए प्रतिमान उन्होंने निर्मित किए हैं अपनी रचनाओं में और ताज़ा अनुभूतियों का, प्रत्यग्र अनुभूतियों का संसार उनके पास है। भाषा में बड़ी नवीनता है, शब्दावली में नए शब्द भी वो खोज करके लाते हैं। मुक्तक कवि विशेष रूप से वो हैं, लेकिन जो उनका बात का संकलन है, जैसा मैंने कहा कि उसमें गज़ल भी हैं। मुक्तावनी शीर्षक से एक खंड उसमें गज़लों का है और नए उपाख्यान गढ़ते हैं प्रवीण पंड्या। विश्व को विहंगम दृष्टि से वो देखते हैं, विश्व के अंतर विरोधों की कई छवियाँ उकेरते हैं। वर्तमान जीवन के सागर का मंथन करते हुए किस तरह से उसमें अमृत और विष दोनों निकल रहे हैं, इसकी वो बात करते हैं। प्रवीण पंड्या भी साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार और अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित हैं। वे बड़े संभावनाशील सर्जकों में से हमारे बीच हैं। दार्शनिक चिंतन उनकी गज़लों में आता है, सभी रचनाओं में उनके आता है। कुछ चिंतनोन्मुखी उनकी प्रतिभा है। तो अपनी गज़ल में वो कहते हैं, कृतः केनापि कोयम देह बंधः कृतो येनापि योयम देह बंधः अमूलम चाकचिक्यम रक्तसक्तम विपाशो वंचकोयम देह बंधः। यह देह का पिंजरा किसने रचा होगा, जिस किसी ने भी इसको रचा होगा। यह पूरा बार बार से चकाचौंध से
लेकिन भीतर भीतर रक्त आदि से भरा हुआ, पाश रहित, दूसरों को पाश में बांधने वाला वंचक या देहबंद। संवेदनाओं की गहराई है, बेबा को प्रखर अभिव्यक्ति पंड्या करते हैं अपनी गज़लों में। भुजंग प्रयात में उनकी अच्छी गज़ल है, उसका केवल मतला और मक्ता मैं पढ़ रहा हूँ। नदीयम नदंती विमुको नगोयम, अरण्ये वशब्दा सशोको द्विजोयम। गदगद नाद करती नदी है, पहाड़ चुप खड़ा हुआ है, जंगल में आवाजें हैं, पक्षी खामोश है। हता जीवन इच्छापि पापेन येन, जनानाम सपंड्या प्रमाणो बकोयम। ये मक्ता अंतिम द्विपदी उन्होंने लिखी। जिसने अपने जीने की इच्छा को भी मार डाला, वही पगुले की तरह पंड्या, उसी को लोग प्रमाण मान रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। थोड़ी एक तरह से कबीर की मुद्रा में आकर कुछ कहते हैं, परमहंस की मुद्रा में आकर कहते हैं अपनी इस गज़ल में वो। तो यह अलग तरह की अभिव्यक्तियां प्रवीण पंड्या की गज़लों में और मुक्तकों में आती हैं। दूसरे अच्छे रचनाकार, उल्लेखनीय रचनाकार कौशल तिवारी हैं। दलित विमर्श के वे अच्छे कवियों में से हैं इस समय, और बड़ी आधुनिक सोच, आधुनिक दृष्टि उनकी है, जो कि कम मिलती है संस्कृत के कवियों में। और पारंपरिक भावबंधों को भी उन्होंने लिया है अपनी गज़लों में। प्रेम की कविता उन्होंने खूब लिखी है। स्मरणम ते मत कृते प्राणायते, मौनमपि मत कृते शब्दायते। तुम्हारी याद मेरे लिए प्राण बनती चली जा रही है, चुप्पी भी मेरे लिए शब्द बनती चली जा रही है। रिक्तो भवति चषको यदा यदा, तवा धरो मत कृते मदिरायते। जब जब प्याला मेरा खाली होता चला जाता है, तुम्हारा ही अधर मेरे लिए मदिरा बनता चला जाता है। तो अच्छा रदीफ और काफिया भी मिलाया है, और प्रेम की अनुभूति को अभिव्यक्ति अपने ढंग से उन्होंने दी है। बड़े कवि जो हमारे समय के कवियों में हैं, उनमें बलराम शुक्ल हैं और प्रखर कवि हैं। बड़ी दुर्लभ उनकी विशेषता संस्कृत भाषा का जो अपार वैभव है, जो कहीं कहीं छूटता चला जा रहा है, सारी उसकी प्रौढ़ी वो बलराम शुक्ल की रचनाओं में हम देखते हैं। और फारसी गज़ल की मांसलता और मृदुलता, नज़ाकत, उसकी रवानगी बड़ी अच्छी तरह इनकी गज़लों में आती है। अनुवाद इन्होंने खूब किए हैं, हाफिज़ के और भी अन्य अनेक कवियों के, शिराजी के, जबरेजी के, रूमी के समझ छंदों में इन्होंने अनुवाद किए। बड़ी संपन्न इनकी अनुवाद की गज़लें हैं। और परिवाह और कविता पुत्रिका जाति इनकी मौलिक कविताओं के संकलन हैं। उसमें परिवाह में इनकी कुछ गज़लें हैं। फाइलुन फाइलातुन फाइलुन, ये बहरे रमल का बंद है, उस पर इनकी एक गज़ल है। रगण तगण मगण और लघु गुरु, उसका छंद ये बनता है 11 वर्णों का। मंद मंदम क्षीव वृंदम संगतम, मध्यमत्तम रक्तचित्तम संहतम। ये फारसी के गज़ल विधान का पालन करते हुए वो कहते हैं। इसी का मक्ता आगे दूसरी गज़ल में वो कहते हैं, पुष्पितम हृत तद्वसंत स्पर्शतः सांप्रतम सर्वत्र सर्वम सांप्रतम। इस तरह की अभिव्यक्तियाँ अरविंद तिवारी, इस तरह की अभिव्यक्तियाँ बलराम शुक्ल की हैं। अरविंद तिवारी, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से अपनी गज़लों का संकलन एक प्रकाशित किया है, और उन्होंने गलत जली का शब्द स्वीकार किया है। प्रवीण पंड्या ने भी गलत जली का शब्द स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त जितने कवियों पर मैंने चर्चा की है, उनमें से किसी ने गलत जली का नहीं कहा अपनी गज़लों को। इन 2 कवियों ने तो कहा है। तो गलत जली को अर्मी ही उन्होंने अपने गज़लों के संकलन का नाम रखा है, जो 2019 में छपा। इसमें 26 गज़लें हैं और अन्य कुछ और कविता संग्रह भी उनके छपे हुए हैं। गज़ल के संविधान का पालन करते हुए नवीन शब्द रचना और प्रौढ़ोक्ति अरविंद तिवारी करते हैं।
युवा महिला कवियों में संस्कृता मिश्रा ने भी कुछ गज़लें लिखी हैं। ऋषिराज जानी बड़े प्रतिभाशाली युवा कवि हैं। सबसे कम वयस के कवियों में वो इस समय इस पीढ़ी में हैं और बहुत नए प्रयोग उन्होंने किए। नयापन बहुत ज़्यादा है, भाषा की प्रौढ़ी कम है, लेकिन परिकल्पनाएं, युगबोध बहुत नया, बहुत अलग, जीवनानुभव बहुत नया, बहुत अलग, दृष्टि बहुत अलग, जो कि बहुत कम मिलती है संस्कृत के कवियों में। एकदम अछूते विषय भी उठाते हैं और प्रयोग भी करते हैं, विधाएं बहुत नई रचते हैं। तो गज़लें भी इन्होंने कुछ लिखी हैं और नई बातें कही हैं अपनी गज़लों में, अभिव्यक्ति अलग तरह की लाते हैं। ये संति यागंतुम मार्गाः ते वर्तन्ते गंतुम मार्गाः, जो रास्ते हैं आने के लिए वही रास्ते हैं जाने के लिए। धर्मा भाषा वेशा, धर्मा भाषा देशा वेशाः संति कीदृशां योद्धुम मार्गाः। धर्म भाषा देश वेश, कितने कितने रास्ते हैं लड़ने के लिए, ऐसा वो कहते हैं। इसी का मख्ता है नष्टा शंका नष्टो मोह प्राप्ता स्वाम ननु द्रष्टुम मार्गाः। शंकाएं नष्ट हो गई, मोह नष्ट हो गया, पा लिए, तुमको देखने के लिए रास्ते पा लिए हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो ये रवानगी गज़ल की किस तरह से लगातार बनी हुई है, कितने पड़ाव संस्कृत गज़ल ने पार किए, और मुझे लगता है कि सबसे संपन्न विधाओं में से आधुनिक संस्कृत साहित्य की एक है गज़ल, और लगातार आगे बढ़ती चली आ रही है। इसके साथ ही संस्कृत गज़ल की विकास यात्रा की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।